हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सटरकैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो हाईली डिमांड में टॉपिक था आईएटी। आईएटी 2025 के पीवाईक्यूज हम लोग करेंगे। 15 क्वेश्चन आते हैं आईएटी में हर सब्जेक्ट के, तो हम लोग 15 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे डिटेल में। और धीरे धीरे एक दो पेपर के बाद मैं तुम्हें रोड मैप भी बताऊंगा कि आईआईटी की तैयारी कैसे और अच्छे से की जा सकती है। हम लोग आईआईटी नहीं आईएटी कह रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे हम लोग आइसर्स में एडमिशन लेते हैं। जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ, ये कोर साइंसेस को परस्यू करने के लिए एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है आइसर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च। कई जगह पे इस्टेब्लिश्ड है और उनके बारे में तुम्हें डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। आइसर्स डालोगे तो मिल जाएगी और काफ़ी सारे तुम्हारे सीनियर्स भी वहाँ पे मौजूद हैं। इफ़ यू विश कि मैं किसी सीनियर से तुम्हारी बात करवाऊँ, तुम्हें काउंसलिंग के टाइम पे मदद चाहिए, तो फिर बताना, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि आइसर्स कैसे पहुंचा जा सकता है। बहुत अच्छे हैं आइसर्स, और वहां जाके अगर तुम कोई केमिस्ट्री परस्यू करोगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी कि कोई मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा जो मेरी तरह केमिस्ट्री परस्यू करना चाहता है और अपने करियर को लेके केमिस्ट्री के फील्ड में सीरियस है, वो वहां पहुंच सकता है। तो हम लोग स्ट्रेट अवे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग डिटेल में बात भी करते हुए चलेंगे कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना शुरू करते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक नेचर ऑफ ZnO एंड CaO। तो अगर हम सिंपल बात करें तो हम ये सिंपली कह सकते हैं क्या कि ZnO जो है, ZnO अपना एम्फोटेरिक है। ZnO एम्फोटेरिक, और मैंने ये कई बार ही बताया है कि एम्फोटेरिक की स्पेलिंग में ही एम्फोटेरिक मेटल्स आ जाते हैं, जिनके ऑक्साइड्स मेनली जो चार हैं वो आ जाएंगे। A फॉर एल्यूमिनियम, P फॉर लेड, P से टिन और IC से जिंक। तो ये आ जाएगा क्या, ZnO कैसा हो गया, एम्फोटेरिक हो गया। और कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड कैसा है, एल्कलाइन, एल्कलाइन अर्थ मेटल है। और मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। तो ये कैसा आ गया, ये बेसिक आ जाएगा। तो इसका आंसर जब हम मार्क करने जाएंगे तो ZnO क्या आ जाएगा, ZnO एम्फोटेरिक आ जाएगा और कैल्शियम ऑक्साइड कैसा आ जाएगा, बेसिक आ जाएगा। तो ये सिंपल कैटेगरी के क्वेश्चंस में रखा जाएगा, जिसे हम लोग अच्छे से कर सकते थे और आंसर सही निकाल सकते थे। तो आंसर इसका ए पार्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग प्रोसेस इज और आर associated with increasing bond order but no change in diamagnetic और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर चेंज नहीं होना चाहिए और बॉन्ड ऑर्डर हमें बढ़ता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, हमें बॉन्ड ऑर्डर में इंक्रीज चाहिए। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO। और अगर तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग वाले नोट्स याद आ रहे हो तो उनमें जैसे N2 में अगर हम लिख लें, N2 में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मार्कर थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। N2 में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, N2 में हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फॉर 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा था वो कितना आ रहा था, 1/2। 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे और 4 एंटी बॉन्डिंग थे। अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो ये फॉर्मूला हमने लिखा था 14 के लिए डायरेक्टली, तो कितना आ जाएगा, 3। इसी तरह से अगर हम N2 प्लस के लिए लिखेंगे तो N2 प्लस में 13 इलेक्ट्रॉन थे और 13 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1/2 9 माइनस 4 यानी कि 2.5। तो इसमें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या किया, डिक्रीज कर गया। तो दिस कैन नॉट बी आंसर, तो वन आंसर नहीं हो सकता। O2 को देखो, O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन है और 16 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1/2 10 माइनस 6 यानी कि 2। और ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, याद आ रहा, 16 वाला पैरामैग्नेटिक होता है, हम लोगों ने एक्सेप्शंस देखे थे। और ये कैसा था, ये डाया था, और ये कैसा बन गया था, ये पैरा बन गया था। तो हमें चेंज नहीं होने देना है। ठीक, अब O2 प्लस में देखो, O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, O2 प्लस में आ गए 15 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 15 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1/2 10 माइनस 5 यानी कि आ गया 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर गया और ये पैरामैग्नेटिक का पैरामैग्नेटिक ही रहा। तो यानी कि ये आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 तो सही है। अब O2 माइनस का और निकाल लो, यहाँ पे O2 माइनस का निकालोगे तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे।
O2 माइनस में कितने आ जाएंगे, 17 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 17 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 10 माइनस 7, तो ये आ जाएगा 1.5। तो इसमें डिक्रीज कर गया तो ये आंसर नहीं रहेगा, हालांकि ये भी पैरामैग्नेटिक है। तो केवल सेकंड ऑप्शन ही ऐसा है जो क्या है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है और मैग्नेटिक कैरेक्टर चेंज नहीं हो रहा है। तो आंसर क्या आ गया, आंसर अपना 2 आ गया। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग जीआईओसी में डाल दें, मैं चैप्टर लिखता जाऊं, तो इस क्वेश्चन को हम लोग जीआईओसी में डाल देते हैं, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका लेक्चर तुम्हें वन शॉट मिल जाएगा, चैनल पे आराम से देख सकते हो। फिर ये केमिकल बॉन्डिंग का डाल देते हैं, ये क्या आ गया, ये केमिकल बॉन्डिंग का आ गया। ठीक, इसके बाद कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट फॉर Fe3+ टू Fe2+, तो यानी कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखो 15 क्वेश्चन आने हैं तो हर चैप्टर से तो नहीं आ सकता, ऑब्वियस बात है, लेकिन जिनसे आ रहा है उनका नाम लिखते हुए चल रहे हैं, जिससे तुम्हें एक रफ आइडिया लग जाएगी किससे किससे सवाल आ रहा है, और अगले 5-7 साल के पेपर हम लोग कर लेंगे, जिससे काफी कुछ आइडिया हमें क्लैरिटी से लग जाएगा। कह रहा है द रिडक्शन पोटेंशियल, हमें जो निकालना है, हमें निकालना है ई नॉट ऑफ Fe3+ टू Fe का निकालना है, और हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है कहाँ से कहाँ तक का, Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2+। इसके लिए हमें ई नॉट की वैल्यू दे रखी है, इसे E1 नॉट लिख लेते हैं, E1 नॉट की वैल्यू दे रखी है 0.77 वोल्ट। हम लोग जानते हैं कि हम जो ई नॉट होती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, उसे डायरेक्टली जोड़ या घटा नहीं सकते। हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन में ऐसा कर रहे थे क्योंकि जो फाइनल इलेक्ट्रॉन्स थे वो हम सेम कर ले रहे थे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में जिनमें लेटिमर डायग्राम बनता है, इन्हें लेटिमर डायग्राम कहते हैं, और तुम लोग साइंस परस्यू करने जा रहे हो तो यार कुछ तो मेरी जरूरत पड़ेगी तुम्हें, वहां पहुंच जाओगे और केमिस्ट्री पढ़ोगे तब भी मैं मदद करूंगा, ठीक है ना। तो लेटिमर डायग्राम में क्या होता है कि हम लोग ई नॉट को नहीं आइडिया सब्सट्रैक्ट कर सकते, क्योंकि ई नॉट क्या है, ई नॉट इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, क्या एडिटिव नहीं होती। तो हम इनके लिए क्या करते हैं, डेल्टा जी निकालते हैं, और डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है -NFe। तो यहाँ पे लिख दें एन की वैल्यू 1 आ गई, एफ ऐसे रहने दें, और ई की वैल्यू आ गई 0.77 वोल्ट। ठीक, ऐसे ही ये इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या हो गई, लिखा है Fe2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Fe। इसके लिए E2 नॉट की वैल्यू जो आ गई वो आ गई -0.44 वोल्ट, और इसके लिए डेल्टा G2 की वैल्यू जो आ गई वो -2 इंटू एफ इंटू 0.44 वोल्ट आ गई। जो इक्वेशन हमें निकालनी है उसे हम थर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं, जिसे हम लिखते हैं कि Fe3+ से हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, और जिससे हमें Fe बनेगा, और इसे E3 नॉट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो डेल्टा G3 की वैल्यू जो हो जाएगी वो -3 इंटू एफ इंटू E3 नॉट के बराबर हो जाएगी। अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो 3 आ जाएगी, तो डेल्टा G3 विल बी रिटन एज डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। चाहो तो तुम नॉट लगा सकते हो, नॉट लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, नॉट लगा दो। ठीक, तो ये हो जाएगा -3 इंटू एफ इंटू E3 नॉट इज इक्वल्स टू माइनस का एफ इंटू 0.77 सॉरी, माइनस ऑफ 2 इंटू एफ इंटू 0.44। तो एफ से एफ कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक, और ये वैल्यू माइनस में दे रखी है, सॉरी ये वैल्यू माइनस में दे रखी है, तो यहाँ पे इसे यहाँ पे माइनस का 0.44 लिख दो। तो ये E3 एफ से एफ कैंसिल हो गए सब जगह, तो 3 नॉट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3 नॉट की वैल्यू आ गई, 3 नॉट की वैल्यू आ गई 0.77 माइनस 0.88, यानी का माइनस का 0.11। तो E3 नॉट की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ जाएगी, माइनस का 0.11 डिवाइडेड बाई 3, तो इसे अप्रोक्सीमेटली माइनस का 0.04 लिखा जा सकता है, जो आंसर से मैच कर जाएगा। तो आंसर हमारा इसका ए आ जाएगा। ये सवाल भी हम लोगों ने थ्योरी में बहुत डिटेल में बात करते हैं, जिन्होंने भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरे साथ अध्ययन निश्चय में भी कर रखी है उन्हें भी ये बात अच्छे से समझ में आएगी, और ये सवाल एडवांस में फिर भी अभी भी आने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मैं तो केमिकल बॉन्डिंग में रखूंगा इसे भी, वैसे अगर चाहो तो डी एंड एफ में भी रख सकते हो, लेकिन मैं इसे केमिकल बॉन्डिंग प्लस डी एंड एफ रख लेता हूँ, केमिकल बॉन्डिंग प्लस डी एंड एफ।
क्या कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में बात करनी है तो VF5 और VCl5 में वेनेडियम की ऑक्सीडेशन नंबर +5 है और इसकी भी +5 है यहाँ पे। तो वेनेडियम में जब F का साइज छोटा होगा तो कॉम्पैक्टनेस बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो VF5 इज मोर स्टेबल देन VCl5। इन द सेम वे CuCl2 इज मोर स्टेबल देन CuI2, क्योंकि जब डिफ्यूज चार्ज होगा उसे कैटाइंस को होल्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो आंसर इसका भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। बात समझ में आई कि हम लोग क्या कह रहे हैं, जब एनाइन का साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, एनाइन का साइज बड़ा होने की वजह से डिफ्यूजन ज्यादा होगा, चार्ज बड़ा होगा, तो उसे होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से ऐसा होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, समझ में आ गई। आगे बढ़ सकता हूं। आगे कह रहा है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्वेश्चन है, तो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है केवल वहीं से सवाल आ रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, CrCl3.6H2O दे रखा हमें, और कह रहा है एक्सेस ऑफ AgNO3 से निकाल के केवल एक ही AgCl प्रेसिपिटेट कर पा रहा है। पहले ऑप्शन नहीं पढ़ते, पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। और कह रहा है कि अगर एक ही AgCl प्रेसिपिटेट कर पा रहा है, अगर एक ही AgCl प्रेसिपिटेट कर पा रहा है, यानी कि क्या होगा कि एक ही Cl ऐसा होगा जो क्या होगा, सेकेंडरी वैलेंसी, सॉरी प्राइमरी वैलेंसी में होगा, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर केवल एक ही Cl होगा। तो ऐसे लिख लो इसे क्या कि CrH2O होल 4 Cl2 और Cl डॉट ट्वाइस H2O, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। जब इसकी इसके साथ रिएक्शन हुई तो एक Cl बाहर आ गया, और इसमें जब एक्सेस AgNO3 से रिएक्शन कराएंगे तो ये लिगैंड एक्सचेंज रिएक्शन होगी। NH3 ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगैंड है और इसे कंप्लीटली कर दे रहा है सब्स्टिट्यूट, जिससे कि क्या हो रहा है, वाटर बाहर आ जा रहा है और 3 Cl बाहर आ गए, जिससे कि 3 AgCl प्रेसिपिटेट हो गए। अब जरा ध्यान से देखना कि P क्या बन गया हमारा, P बन गया हमारा CrH2O होल 4Cl2Cl, और Q बन गया हमारा क्या, Cr अमोनिया 6Cl3। अब कह रहा है कि ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन बताना है हमें क्या है। करेक्ट ऑप्शन बताने के लिए कह रहा है कि P शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड एब्जॉर्ब्स हायर वेवलेंथ ऑफ लाइट देन Q। तो P ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बिल्कुल करेगा। MA4B2 टाइप का कंपाउंड है, तो इसका एक सिस बनेगा और एक क्या बनेगा, एक ट्रांस बनेगा। आई होप ये सब लोग बना के देख पाएंगे कि सिस और ट्रांस कैसे बनाने हैं। जैसे कि अगर हम ऐसा लिख दें तो यहाँ से Cl और Cl को एक बार एंटी पे रख दो, यहाँ पे वाटर लिख लो, यहाँ पे OH2 लिख लो, OH2 लिख लिया, तो ये बन गया ट्रांस। और इससे सिस भी बनाया जा सकता है, तो Cl और Cl को सिस पे रख लेते हैं, तो इससे ये बिल्कुल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। एक बन गया सिस और एक बन गया ट्रांस। ठीक, अब क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब्स वेवलेंथ ऑफ हायर वेवलेंथ। अब अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या होगा, डेल्टा नॉट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अगर डेल्टा नॉट ज्यादा होगा तो डेल्टा नॉट ज्यादा तो लैम्डा क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो सेकंड की वेवलेंथ एब्जॉर्ब वेवलेंथ कम होगी, जबकि पी की वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, ए आता हुआ तुम्हें दिखाई देगा। ध्यान से समझ लो बात को कि जब हम एब्जॉर्ब वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो डेल्टा जिसका ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। आई होप मैं बिल्कुल क्लियरिटी से अपनी बात समझा पा रहा हूँ और तुम्हें अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, आईआईटी के क्वेश्चन हम लोग पहली बार कर रहे हैं, अच्छे सवाल हैं, करे जा सकते हैं, आसानी से करना है। कह रहा हाउ मेनी बीटा हाइड्रोजन्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी बीटा हाइड्रोजन्स इज और आर प्रेजेंट इन द 2 मिथाइल 3 फिनाइल पेंटेन 1 अल। तो ये क्या है, ये आईयूपीएससी का क्वेश्चन है। अब यहाँ से ऑर्गेनिक के साथ क्वेश्चन शुरू हो गए, देखना जरा हमें क्या बनाना, पेंटीन 1 अल बनाना है। तो हमने एक ले लिया, यहाँ पे 2 पे मिथाइल लगा दिया, 3 पे फिनाइल लगा दिया, और 5 कार्बन ले लिए स्ट्रेट चेन में। तो हो गया 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल 3 फिनाइल पेंट 1 अल। अब इसमें देखो हमसे कह रहा है कि अल्फा बीटा हाइड्रोजन चाहिए, तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है और ये बीटा है। तो इसके पास 3 बीटा एच है और इसके पास 1 बीटा एच है, तो टोटल कितने हो गए, 4 बीटा एच हो गए। तो इसका भी आंसर
ए आ गया, बाई चांस ये वो सेट है, सबके आंसर ज्यादातर के ए ही आ रहे हैं, है ना, आसानी से आ पाया, कोई इसमें दिक्कत नहीं आई। ठीक, अगला सवाल देखते हैं क्या। अगला कह रहा है कि व्हाट इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डू नॉट प्रोवाइड एल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट, तो हम इसे एल्डिहाइड कीटोन का मान लें, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का मान लेता हूं। पहली रिएक्शन कह रहा है R2CD से रिएक्शन कराई, जब R2CD से रिएक्शन कराओगे, ये ये लिखा हुआ है C6H5CH2 होल ट्वाइस CD, तो जब R2CD से रिएक्शन कराएंगे तो R2CD RCOCl के साथ कहां तक रिएक्शन करता है, केवल और केवल एल्डिहाइड या कीटोन तक ही रिएक्शन को ले जाएगा और वहीं पे रोक देगा रिएक्शन को, तो ये आ गया। तो इससे बेंजल्डिहाइड तो नहीं बना, तो एक आंसर तो यही सही है। ये रोजमंड रिडक्शन है, ये क्या है, रोजनमंड रिडक्शन है। जब रोजनमंड रिडक्शन कर रहे हैं तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा CHO। जब SnCl2 और HCl और H3O प्लस से कर रहे हैं, ये स्टीफन रिडक्शन है। तो मैं देखो नाम याद आ जाएगा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टीफन रिडक्शन है तो ये साइनाइड को पहले क्या बनाएगा, साइनाइड से पहले बनाएगा इमीन, यहां से बन जाएगा C डबल बॉन्ड NH, और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो इससे भी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, इससे भी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। अगली रिएक्शन है CrO2Cl2 और CH2 फिर वाटर, ये कौन सी है, ये टार्ड रिएक्शन है। नाम याद रहेंगे बच्चा लोग तो फिर आसानी से बन जाएगा, और इससे भी देखो बेंजल्डिहाइड आराम से बन पाया। तो आंसर तो पहली ही लाइन में आ गया था, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी है, तुम्हारी इतनी हो सकता है ना अच्छी हो और तुम्हारा आंसर ये पहली बार में ना आ पाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। बिल्कुल आराम से अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या कह रहा है, पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये क्वेश्चन देखो मिक्स है थोड़ा, ऑर्गेनिक मिक्स लिख देते हैं। ये किसका है, ऑर्गेनिक का है, और मिक्स क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ग्रिग्नार्ड और ओजोनोलिसिस दोनों मिक्स है। तो पहली स्टेप में कह रहा है O3ZnH2O से रिएक्शन कराई, तो हमारे पास इनिशियल कंपाउंड जो था वो था PH डबल बॉन्ड CCH3, यहाँ पे आ गया CH2CH3। इसकी रिएक्शन ओजोनोलिसिस कराई और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराई ZnO3H2O, सॉरी O3ZnH2O। ठीक, O3ZnH2O से रिएक्शन कराओ तो क्या बन जाएगा, इससे इससे बन जाएगा PHCHO प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3 बनेगा। अब उसके बाद क्या करा है कि दो इक्विवेलेंट हैं जिससे हमें रिएक्शन करानी, किसकी, PHMgBr की। तो एक बार ही क्या करो, एक इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट लेने का मतलब है दोनों से एक एक बार रिएक्शन होगी। जब इससे रिएक्शन होगी तो PHMgBr से रिएक्शन हुई और H3O प्लस डाला तो PH माइनस ने इस पर अटैक किया, ये ऊपर गया तो आ गया PHCH COH और PH आ गया, ये पहला कंपाउंड बन गया। और दूसरा बार जो था हमारे पास ब्यूटेनॉन था और इसकी रिएक्शन PHMgBr और H3O से हुई तो इसने इस पे अटैक किया और ये ऊपर चला गया तो इससे OH और PH यहाँ बन गया। तो ऐसा आंसर कौन सा आ रहा है, ऐसा आंसर अगर तुम मिलाओगे तो फिर से यही ऑप्शन आ जाएगा, जिंदगी आसान है। ठीक है, आराम से आ पा रहा है, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पहली रिएक्शन ओजोनोलिसिस थी, उसके बाद ग्रिग्नार्ड का कार्बन कार्बन पे अटैक था, सिंपल है, आसानी से कराया जा सकता है। ठीक है, हम लोग 8 क्वेश्चन कर चुके हैं, हाफ द वर्क इज डन। अगली रिएक्शन क्या कह रहा है, अगली रिएक्शन पढ़ो ध्यान से जरा। अगली रिएक्शन कह रहा है क्या कि व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, तो इसे हम लोग एल्डिहाइड कीटोन का ही मान लेते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स का ही मान सकते हैं। तो ये क्या कर गया, ये बन गया PHCH2CH2 और डाइबल एस से रिएक्शन हुई तो ये एल्डिहाइड बन गया, डाइबल एस से रिएक्शन हुई पहली तो ये एल्डिहाइड बन गया। फिर ZnHgHCl से रिएक्शन हुई, ZnHgHCl से क्या होगा, क्लेमेंसन रिडक्शन हुआ। बोलो भाई,
क्लेमेंसन रिडक्शन हुआ, क्लेमेंसन रिडक्शन हुआ तो बन गया पीएच सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, सी एच थ्री। तो ये क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया, तो आंसर आ गया ए। तो आंसर आ गया ए। सबका आंसर ए ही आ रहा है, तो ये मत समझना कि ऐसे वाले ऑप्शंस ले लिए जिनमें ए ऑप्शन आता है, क्या करें, अपने आप आ रहा है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है द कंपाउंड वन अंडरगोज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद BH3 फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद H2O2 and NaOH to produce another compound 2 which on oxidation with CrO3 gives 2,3-dimethyl cyclohexanone। तो 2,3-dimethyl cyclohexanone क्या होगा? 2,3-dimethyl cyclohexanone ये हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 2,3-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। अब ऑप्शन अगर ए आते आते तो आसानी होती, हमें ऑप्शन ही चेक करना पड़ेगा। तो पहली रिएक्शन HBO है, ये कंपाउंड लिखा हुआ है, इसकी HBO करा देते हैं। इसकी HBO कराएंगे तो क्या बन जाएगा? एंटी मार्कोनिक से वाटर का एडिशन होगा, तो यहाँ CH3 और यहाँ CH3 आ जाएगा, और फिर इसकी रिएक्शन करा देंगे किससे? CrO3 से। तो इससे क्या बन जाएगा? 2,3-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन बन गया। इससे तो आंसर तो हमारा यही आ गया, लेकिन मैं सबके लिए लिख दे रहा हूँ। तुम कहोगे सर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपका सब में आंसर आ जा रहा है। जब इसकी HBO कराओगे तो क्या होगा? ये तो सिमेट्रिकल है, किधर भी लगा दो। तो OH लगा दिया, CH3 लगा दिया, लेकिन ये 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल का कोई ऑक्सीडेशन फर्दर नहीं होगा। अगला देखो, अगला भी सिमेट्रिकल है, तो इसकी भी HBO कराएंगे तो क्या कराएंगे? इधर भी OH लगा दो, इधर भी OH लगा दो, और CrO3 से ऑक्सीडेशन करोगे तो इससे बन जाएगा 3,4-डाइमिथाइल। ये बन गया 1 2 3 4 5 6, तो ये बन गया 3,4-डाइमिथाइल। ऐसे ही इसकी अगर हम कराएंगे HBO, इसकी HBO कराओगे तो देखो क्या बनेगा। इसकी HBO कराएंगे तो OH यहाँ आ जाएगा, CH3 यहाँ आ जाएंगे, और फिर इसकी CrO3 से रिएक्शन कराएंगे तो ये 5 6 आ जाए, ये 1 6 आ जाएगा, 2 6 आ जाएगा, सॉरी। तो आंसर हमारा है ए आ गया। मैंने सबसे बना के दिखा दिया तुम्हें, इसलिए क्योंकि तुम्हें बात समझ में आ जाए और तुम आसानी से इस बात को कर पाओ। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। तो इसे हाइड्रोकार्बन का मान लेते हैं क्वेश्चन को, हाइड्रोकार्बन प्लस अल्कोहल। अगला देखो सवाल, अगला कर रहा है द वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर T फ्रॉम वॉल्यूम V टू 2V इनटू 2 इक्वल स्टेप्स ऑफ वॉल्यूम इन अ लीनियर फैशन में कर रहा है, और 7/12 वर्क डन। ठीक है, 7/12 RT आ रहा है। हाउ मच वर्क विल बी डन इफ द गैस इज एक्सपेंड इन 3 इक्वल स्टेप्स। हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट वहीं पे रखना है। पहले हम 2 स्टेप में जा रहे थे, अब हम 1 2 3 स्टेप में जाएंगे। ठीक है ना, ये करना है। तो इस सवाल को करने के लिए धीमे धीमे करेंगे, आसानी से, देखो आराम से लगेगा। हमें क्या गिवन है? हमें इनिशियल वॉल्यूम हम मान लेते हैं। इनिशियल वॉल्यूम कितना है? इनिशियल वॉल्यूम है V, और फाइनल वॉल्यूम है 2V। अगर हम फॉर 2 स्टेप्स करें, फॉर 2 इक्वल स्टेप्स करें, 2 इक्वल स्टेप्स के लिए वॉल्यूम इन ईच स्टेप कितना आ जाएगा? वॉल्यूम इन ईच स्टेप कितना आ जाएगा? हम क्या करेंगे, हर स्टेप में वॉल्यूम निकाल के नेट वर्क डन निकाल देंगे 1 2 3, और इरिवर्सिबल प्रोसेस की तरह डील करेंगे। रिवर्सिबल की तरह डील नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्टेप प्रोसेस हो रहे हैं, एक एक करके हो रहे हैं, कंप्लीटली रिवर्सिबल नहीं है। तो ईच स्टेप इक्वल स्टेप वॉल्यूम इन ईच स्टेप विल बी V/2, यानी कि 0.5V वॉल्यूम वो ट्रेवल करेगा। तो ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वर्क डन को लिख लेते हैं, वर्क डन विल बी P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ठीक है, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V।
अब पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी कह रहे हैं और एक्सपेंशन वर्क हो रहा है तो निगेटिव होगा, हम लोग केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो W1 हम लिख लें क्या, W1 लिख लें पी एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी हो गई, पी एक्सटर्नल की वैल्यू हो गई, हम लिख लेते हैं पी को कहाँ तक लेगा 0.05 1.5 बी तक ले गए होंगे बी से इंटू डेल्टा वी, मतलब ये है प्रेशर एट 1.5 बी। प्रेशर कहाँ पे, जब वॉल्यूम कितना था 1.5 बी, और हम लोग जानते हैं पीवी इक्वल टू क्या है एनआरटी, तो हम प्रेशर को लिख सकते हैं क्या, प्रेशर को लिख सकते हैं एनआरटी अपॉन वी। अब वर्क डन है मोल्स 1 है, एन की वैल्यू 1 हो गई, तो हम यहाँ लिख दें डब्ल्यू को लिख दें आर टी अपॉन 1.5 बी इंटू 0.5 बी, तो दैट टर्न्स आउट टू बी आर टी अपॉन 3। ये फर्स्ट प्रोसेस हो गया। वर्क डन इन प्रोसेस 2 कितना हो जाएगा, अब हम कहाँ तक ले गए 2 बी तक ले गए इंटू डेल्टा बी, तो ये हो जाएगा आर टी अपॉन 2 बी इंटू 0.5 बी, तो ये हो जाएगा कितना आर टी अपॉन 4। तो इससे जो नेटवर्क डन आएगा डब्ल्यू टोटल जो आएगा वो क्या जाएगा W1 प्लस W2 के बराबर आ जाएगा। बहुत आराम से लगाना, बात समझ में आनी चाहिए धीरे धीरे। तो ये आ जाएगा कितना आर टी अपॉन 3 प्लस आर टी अपॉन 4, यानी कि 7 RT/12, और यही हमें दे रखा है, ये गिवन भी है हमें। तो मतलब जो हम प्रोसेस लगा रहे हैं वो सही लगा रहा है, जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से सवाल को धीरे धीरे ब्रेक कर दिया। अब क्या कह रहा है कि अगर हम 3 स्टेप में करें, तो नाउ फॉर 3 स्टेप प्रोसेस, नाउ फॉर 3 स्टेप प्रोसेस वॉल्यूम इन ईच स्टेप कितनी आ जाएगी, यानी V अपॉन 3 आएगी। तो वॉल्यूम कैसे चलेगी, V से V प्लस V/3 प्लस V प्लस 2V/3 और V प्लस 3V/3। तो इससे आ जाएगी वॉल्यूम, V से कहाँ गए 4V/3 तक गए, 5V/3 तक गए और 2V तक गए। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। तो इसके केस में अगर हम वर्क डन निकालें, वर्क डन निकालें तो W1 विल बी P, कहाँ तक गए थे हम लोग 4/3V तक गए थे, 4/3V तक गए थे इंटू डेल्टा V, दैट इज इक्वल टू आर टी अपॉन 4/3V इंटू V/3, तो दैट इज इक्वल टू आर टी अपॉन 4। ये पहला हो गया। W2 विल भी हो जाएगा कितना P इंटू 5V/3 इंटू डेल्टा V, तो ये हो जाएगा आर टी अपॉन 5V/3 इंटू V/3, तो इससे आ जाएगा कितना आर टी अपॉन 5। और W3 हमसे निकाल लिया, W3 कह रहा है P, ये हो जाएगा 6V/3 यानी कि आर टी अपॉन 2V इंटू V/3 यानी कि आर टी अपॉन 6। तो W नेट किसके बराबर हो जाएगा, W नेट विल बी W1 प्लस W2 प्लस W3, दैट इज इक्वल टू आर टी अपॉन 4 प्लस आर टी अपॉन 5 अपॉन प्लस आर टी अपॉन 6। एलसीएम ले लो भाई, 120 एलसीएम आ गया तो ये 30 RT आ गया, ये आ गया 24 RT और ये आ गया 20 RT, तो ये आ गया 74 RT/120, तो दैट टर्न्स आउट टू बी 37 RT/60। तो ये आ गया वर्क डन, यही पूछा गया था हमसे। हमसे कह रहा है कि व्हाट विल बी, हाउ मच वर्क विल बी डन इफ द गैस इन 3 इक्वल स्टेप, इतना वर्क करना पड़ेगा। ठीक, अब इस सवाल में यहां से ऑप्शन तो मैच नहीं करेगा तुम्हारा, ठीक है, यहां से ऑप्शन कोई भी मैच नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम डिफरेंस इन वर्क निकाल लोगे तो आंसर मैच कर सकता है। इस सवाल में गड़बड़ थी, तुमसे डिफरेंस पूछा नहीं गया। तो डेल्टा डब्ल्यू अगर हम निकाल लें तो डेल्टा डब्ल्यू विल बी डब्ल्यू नेट इन 3 स्टेप्स वाला माइनस डब्ल्यू नेट इन 2 स्टेप्स वाला, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 37 RT/60 माइनस 7 RT/12,
तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, 60 आ जाएगा, ये आ जाएगा 37 आर टी माइनस 35 आर टी, तो ये जाएगा 2 आर टी बाय 60, यानी कि 1/30 आर टी आ जाएगा। और इसका भी आंसर हम 1 मार्क करेंगे, लेकिन तभी करेंगे, ध्यान रखना, कि जब हमसे यहाँ पे हाउ मच वर्क नहीं, हाउ मच द डिफरेंस ऑफ वर्क पूछा जाएगा, तभी ये ऑप्शन मार्क कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बात समझ में आ गई। तो थर्मोडायनेमिक्स का भी क्वेश्चन आ गया, ये अच्छा सवाल था, हर किसी को लगा लेना चाहिए, ऐसा सवाल एडवांस में भी अपीयर हो सकता है। ठीक है, आराम से बात समझ में आ गई। अगले सवाल की तरफ चल सकते हैं हम लोग और अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 5 into 10⁻⁻5 एंड द यूनिट्स ऑफ द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ अर्नियस इक्वेशन इज मोल इनवर्स, मोल, लीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज करेक्ट। अब देखो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि ए की यूनिट दे रखी है कितनी, मोल, लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। अर्नियस इक्वेशन हम जानते हैं के इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी होता है। ये नंबर कैसा है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। ये कैसी है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। अगर ये यूनिटलेस क्वांटिटी है तो यूनिट्स ऑफ के विल बी इक्विवेलेंट टू यूनिट्स ऑफ ए। तो इसकी यूनिट आ गई मोल, लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। दिस यूनिट बिलोंग्स टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दिस यूनिट ऑफ के बिलोंग्स टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बोलो भाई, जीरो ऑर्डर करेगी बिलोंग, कैसे करेगी? अगर तुम देख लो तो फॉर जीरो ऑर्डर हम लिखें, फॉर जीरो ऑर्डर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू ए की पावर जीरो, तो ये आएगा मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू के। अब हमसे कह रहा है टी हाफ के लिए हमें ग्राफ बनाना है। टी हाफ के लिए अगर हमें ग्राफ बनाना है तो हम इसका रेट लॉ लिख दें। रेट लॉ क्या कर रहा हूं कि हम के की वैल्यू लिख दें। के किसके बराबर होता है, के होता है 1/t, ए नॉट माइनस ए के बराबर होता है। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बोलो ये तुम्हें याद नहीं है तो तुम ड्राइव भी कर सकते हो। ठीक है, अगर ये याद नहीं तो ये ड्राइव भी किया सकता है। कैसे करते हैं, चलो ड्राइव कर देते हैं। हमने लिखा था ए से मान लो पी बना, ये ए नॉट हो गया टी इक्वल टू जीरो पे, ये जीरो हो गया, टी इक्वल टू टी पे ये कुछ ए टी हो गया या ए हो गया। तो आर इज इक्वल टू के, आर इज इक्वल टू, या फिर इसे आर की यहाँ क्या लिख दो, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के की पावर जीरो। ये तो हाथ के यहाँ ड्राइव हो जाएगा, मिनट भर लगेगा ड्राइव करने में। ए डी टी हो गया, जीरो से टी, ए नॉट से ए, तो के टी की वैल्यू आ गई ए नॉट माइनस ए, तो टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी 1/k टाइम्स ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू। तो टी हाफ की वैल्यू जो आ गई वो आ गई के, आ गई ए नॉट अपॉन 2k। अब हमसे जो पूछा गया है, हमसे ए नॉट और के के बीच में ग्राफ पूछा गया, ए नॉट और आर नॉट या और के बीच में ग्राफ पूछा गया, वो क्या आ जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन आएगी विद अ पॉजिटिव स्लोप। देख लो, अगर हम इसका टी वर्सेस ए नॉट, टी हाफ वर्सेस ए नॉट का ग्राफ बनाएं तो ये इस तरह की लाइन आएगी, इसका स्लोप कितना आ जाएगा 1/2k के बराबर आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया, ए आ गया। इसे हाथ के हाथ वहीं पे ड्राइव किया जा सकता है इफ यू डोंट रिमेंबर द रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है बात, वहीं की वहीं ड्राइव हो जाएगा। तो केमिकल काइनेटिक्स का सवाल जैसे लिख लेते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स हो गई, थर्मोडायनेमिक्स हो गई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई। तो बढ़िया पेपर बनाते हैं, लगभग लगभग सब कवर करने की कोशिश है। अगला सवाल 13th क्वेश्चन पे पहुंच गए। कह रहा व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम 2+। हीलियम 2+ के फोर्थ बोर ऑर्बिट में हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो हमें बोर्स रेडियस दे रखी है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, प्लैंक्स कांस्टेंट दे रखा है। हमें टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू पता है, दूरी बटे चाल,
2 पाई आर की डिस्टेंस हो गई अपॉन वेलोसिटी हो गई। ठीक, 2 पाई को ऐसे ही रख लेते हैं और आर की वैल्यू लिख लेते हैं 0.529 एंगस्ट्रॉम है इंटू 10⁻⁻10। एन स्क्वायर बाई जेड होता है क्योंकि आर का फॉर्मूला क्या होता है, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, और v का फिर और फॉर्मूला होता है 2.18 इंटू 10⁻6 जेड बाई एन। तो ए नॉट यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, फोर्थ ऑर्बिट है, यानी n की वैल्यू 4 है, और z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू 2 है। तो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू ये 2 हो गया, ये हो गया 4। सही है, सबकी वैल्यू उठा के पुट कर दें इसमें, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3.14, ये 4 चौक 16 हो गया, 8 बचा और ये ऊपर जाके 16 फिर से हो गया, इंटू 0.529 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2.18 इंटू 10⁻6। इस पूरे नंबर को सॉल्व कर देंगे। इस पूरे नंबर को जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2.438 के लगभग इंटू 10⁻⁻15 सेकेंड्स, यानी कि 2.4 फेम्टो सेकेंड हम लिख सकते हैं। तो ये लिख देंगे फेम्टो सेकेंड मतलब फेम्टो, अब ये तो पता ही होना चाहिए ना कि 1 फेम्टो सेकेंड इज 10⁻⁻15 सेकेंड्स। तो इससे भी आंसर ए आ जाएगा। तो सारे आंसर ए ही ए आ रहे हैं। कितने अच्छे सवाल हैं, बहुत ही मजा आ गया लगा के। तो ये एटॉमिक का सवाल हो गया। अगला देखो, अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है कि द डाइपोल मोमेंट ऑफ AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स आर मेजर्ड फॉर 1 2 3 0.2 एंड 1.5। तो BF3 का तो कितना हो जाएगा, BF3 तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, सारे एंगल 120 पे अलाइंड हैं, तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये 1 हो गया। अब NH3 और NF3 ऑप्शन दे रखे हैं, NH3 और NF3 में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, तो इसे इस तरह से देख सकते हैं कि लोन पेयर अपनी तरफ खींच रहा है और नाइट्रोजन भी अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा किससे, NF3 से, जिसमें लोन पेयर अपनी तरफ खींच रहा है और F अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसमें कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, तो इसका डाइपोल मोमेंट आ जाएगा 1.5 और इसका आ जाएगा 0.2। तो आंसर इसका भी भगवान की दया से यही आ रहा है। ठीक है, सबका आंसर यही आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं अपन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। वो वाला केमिकल बॉन्डिंग का था, इसे पीछे वाले को लिख देते हैं, ये केमिकल बॉन्डिंग का था। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन है और मैं हर बार कहता हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाते हुए बताते हुए कि लेड स्टोरेज बैटरी को बहुत ध्यान से पढ़ लेना है ना। जब लेड स्टोरेज बैटरी को ध्यान से पढ़ोगे तो कहेगा ड्यूरिंग द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ लेड एसिड बैटरी अ पीवी एनोड ऑफ पीवी ग्रेड is packed with PbO2 as cathode. The aqueous solution of H2SO4 is an electrolyte, the redox reaction that does not place. तो ध्यान रखने की बात इसमें क्या है कि जो पीवी एनोड है, जो पीवी एनोड है वो Pb2 प्लस में जाएगा और PbO2 जो कैथोड है ये +4 से किस में जाएगा, +4 से +2 में जाएगा। तो ध्यान रखने की बात है कि Pb4+ कभी Pb0 में नहीं जा सकता, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, Pb+4 कहाँ पे, Pb0 में नहीं जाता, Pb+4 से Pb0 रिएक्शन नहीं होती है, ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत बात है। तो आंसर इसका भी जो नहीं हो रहा वाली रिएक्शन है, बाकी सब में +2 और +4 में, +2 और 0 है, +2 और +4 है, तो ये सब तो हो रही है, लेकिन Pb+4 से डायरेक्टली Pb0 में नहीं आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 2025 के सारे क्वेश्चंस 15 के 15 डिटेल में डिस्कस कर लिए। होपफुली तुम्हें पसंद आया होगा और तुम्हारे जितने भी मित्र हैं जो अच्छे हैं
पढ़ने में और जिन्हें आईआईटी क्लियर करना है उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। मेरी दुआ लगेगी तुम्हें और उन बच्चों की भी दुआ लगेगी कि हाँ ये क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो और खूब सारी पढ़ाई करते रहो। और यार लाइक करना मत भूलना और कमेंट भी करना कि अगर अच्छा लगा हो सेशन तो। ठीक है, चलो बाय बाय।